नमस्कार। बड़ी खबर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस बड़ी खबर में कुछ खास ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। जी हां, हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर हड़ताल से। बिहार में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। जूनियर डॉक्टर वो डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज करते हैं और बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या देश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो मेडिकल कॉलेज कहीं न कहीं जूनियर डॉक्टर के सहारे ही चल रही है। हड़ताल पे है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया भी आई है कि मानवता के आधार पर उनको हड़ताल से वापस आ जाना चाहिए, लेकिन स्टेपन को लेकर सरकार भी खामोश है। अगर कोरोना की वजह से थोड़ी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है तो फिर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके सहारे लोगों को वोट मिलता है आजकल, उस पर भी तो रोक लगानी होगी ना। नहीं तो डॉक्टर काम करते हैं, उनको आप मानदेय नहीं दीजिएगा तो फिर तो बवाल होगा ही होगा। तो बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के समर्थन में जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो उनके समर्थन में उतर चुके हैं। फिलहाल बातचीत की सिलसिला की शुरुआत होने की खबरें आई थी, लेकिन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने कहा कि जनवरी से पहले इस पर कोई खास बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं अपने संवाददाता मिसाल से कि फिलहाल हड़ताल को लेकर किस मूड में है डॉक्टर। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। आज लगभग पीएमसीएच के तमाम ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं। जो इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनको छोड़कर जो वार्ड में जो मरीज थे, एक एक करके मरीज अब वापस घर लौटने लगे हैं। मिसाल, क्या लगता है कि ये गतिरोध खत्म होगा या फिर ये गतिरोध जारी रहेगा? देखिए, फिलहाल तो गतिरोध जारी ही रहेगा और यही वजह है कि आज 20 से ज़्यादा ऑपरेशन जो सिर्फ पीएमसीएच में टल गए हैं और कुछ मौतों की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच में जहां तक बात की जाए सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच में वार्ता के लिए, तो अभी तक किसी तरह की वार्ता की कोई पहल नहीं की गई है, ऐसा जूनियर डॉक्टरों का कहना है। आज भी जब हम पीएमसीएच गए थे, जहाँ से तमाम बिहार के जो भी लोग हैं अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचते हैं, तो एक बहुत परेशानी में दिख रहे थे तमाम लोग। डॉक्टर्स उनको देखने के लिए नहीं थे जो भी लोग वहाँ भर्ती हैं, क्योंकि देखिए पूरा पीएमसीएच में अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो भी इलाज किया जाता है वो जूनियर डॉक्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। और ऐसे में अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए तो जाहिर सी बात है कि परेशानी बढ़ने ही वाली है और आने वाले दिनों में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आज तो ये सिर्फ दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही जो है लोग हल्कान और परेशान होते नजर आए। लौट के जाए भी तो कहाँ जाए, जैसा बोला जा रहा था कि लोग लौट के जा रहे हैं, लेकिन लौट के जाए भी तो कहाँ जाए, कहीं ना कहीं यहीं पर मजबूर है रहने के लिए। इंतजार में है कि सरकार की तरफ से कोई वार्ता होगी तो जूनियर डॉक्टर अपने काम पर लौट आएंगे, तब इनके जो मरीज के जो परिजन उनको ये राहत मिल सकेगी थोड़ी बहुत। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं और जैसी बातचीत हमारी हुई है, अभी तक किसी तरह की वार्ता नहीं की गई है। और जहां तक प्रधान सचिव की बात की जा रही है कि जनवरी से पहले इसमें कुछ किया नहीं जाता, तो इसके लिए जूनियर डॉक्टर किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। देखिए, इस दफा जो जूनियर डॉक्टर की मांग है, जिस मांग को लेकर लोग हड़ताल पे गए हैं, ये पुरानी सभी मांगों से बिल्कुल अलग है। ये मांग काफी लंबे समय से थी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। और इससे पहले जब भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जाते थे, या तो मरीज के परिजनों के साथ मारपीट होती थी या मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जैसी चीजों को लेकर हड़ताल पे जाते थे। लेकिन इस दफा इन्होंने स्टाइपेंड की मांग की है और जाहिर सी बात है कि इनकी मांग पिछले 2017 से लगातार जो है ये लेटर भी लिख रहे थे और काफी लंबे समय से ये मामला जो है अटका हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मामले ने जो है और जूनियर डॉक्टर, अब जरा हम स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया सुनते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इस हड़ताल को लेकर क्या अपील कर रहे हैं। हड़ताल पे बैठे जो गए हुए डॉक्टर हैं उनको लेकर मैं सभी चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि मानव का जीवन बड़ा महत्व का होता है। आपकी जो समस्याएं हैं उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी, लेकिन आप जनहित में अपने काम पर वापस आ जाएं, ये निवेदन मैं जरूर करता हूं। जनहित में अपने काम पर वापस आ जाए, लेकिन सरकार जनहित में जो स्टेपन के लिए हड़ताल पे उतारू हैं डॉक्टर, उनसे बात करने को तैयार नहीं। यही सियासत है और इसी सियासत के सहारे राजनीति साधने की कोशिश बरसों बरस से इस देश में चली आ रही है। बेसिक समस्याएं हैं, उनसे नहीं जूझना है, उससे शॉर्टकट रास्ते निकालना है। इलाज का बेहतर प्रबंध हो, लोगों को प्राइवेट अस्पतालों से मुक्ति मिले, इस पर
सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन हर किसी के अकाउंट में इलाज के लिए पैसा पहुंच जाए, खेती के लिए पैसा पहुंच जाए, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। जी हाँ, सीएम की बैठक का सिलसिला जारी है। अभी नाबार्ड के द्वारा जो किसान का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उसके दौरान हेमंत सोरेन ने बहुत सारी बातें बोली हैं। खास करके किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही साथ किसानों की आय कैसे दुगुनी हो, इसको लेकर जो सपने दिखाए जाने की कोशिश हो रही है, उस पर भी खड़ी खड़ी बातें हेमंत सोरेन ने कहा है। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने राज्य के कई ऐसे किसानों को सम्मानित किया है जो खेती के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किए हैं। और हम चाहेंगे कि सीधे हम चले अपने संवाददाता संदीप के पास, जो इस वक्त उस कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। संदीप, किसान आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन ने इशारे में बहुत सारी चीजें कही हैं। मौका भी था, दस्तूर भी था, किसान को सम्मान समारोह के सहारे वो उन चीजों पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर किसी मंच से उन बातों को रखा है। क्या खास रहा इस पूरे भाषण के दौरान? अजय, देखे कि पहले संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हेमंत सोरेन क्या इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए बोला है, पहले जरा ये सुन लेते हैं, फिर हम अपने संवाददाता संदीप के पास जाएंगे। हमारे कई लीडिंग बैंक्स और जहां तक मैं समझता हूं कि जिस राज्य में जिस बैंक की आमदनी होती है, जिस रेशियो में, उस आमदनी का अधिक हिस्सा मुझे लगता है उस राज्य में खर्च होनी चाहिए। और इस व्यवस्था में लीडिंग बैंक थोड़े कमजोर जरूर दिखाई पड़ते हैं। कई कारण हैं, इस पर हम लोग और विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये। चलिए अब हम चलते हैं अपने संवाददाता संदीप के पास, जो लगातार इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ वहां पे मौजूद थे। संदीप जी, किसान आंदोलन को लेकर पहली बार मौका भी था, दस्तूर भी था, किसान के सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था। क्या उन्होंने कहा किसान आंदोलन को लेकर? जी, राज्य के मुख्यमंत्री आज के सेमिनार में शामिल हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्य में जो जगह पे पहुंचे हुए हैं या जगह पे बैठे, उन्हें कार्य योजना बनाने की जरूरत है, ताकि किसानों तक जो लाभ मिलना चाहिए, किसानों को जो मुनाफा होना चाहिए वह हो सके। क्योंकि झारखंड कृषि प्रधान राज्य भी है और यहाँ पे जो किसान है काफी कह सकते हैं कमजोर या गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास जो संसाधन है उनकी भी कमी है। और नाबार्ड के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और नाबार्ड के कार्यों की उन्होंने सराहना भी की कि नाबार्ड के द्वारा किसानों तक, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, उन किसानों तक जो योजना है या फिर ऋण है वह नाबार्ड पहुंचा रही है, और जिसकी वजह से आज किसानों की जो आर्थिक स्थिति है या फिर उनका जो उपज है वह दुगुना हो रहा है। ऐसे में उन्होंने जो बैंक के अधिकारी हैं, इसमें इस कार्यक्रम में बैंकर्स भी मौजूद थे, तो बैंकर्स के द्वारा जो ऋण किसानों को दिया जाता है उसकी जो गति है वह धीमी है। इस पे उन्होंने जरूर नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा है कि कम से कम जो बैंकर्स है अपनी जो कार्य योजना है उसमें किसानों को ऊपर रखने की बात कही है उन्होंने, ताकि जो किसान है वे आसानी से ऋण ले सके बैंकों से, ताकि जो उत्पादन है उनका उसे बढ़ाया जा सके। वहीं यदि इस बार 19-20 की बात करें तो लगभग 33,000 करोड़ रुपए ऋण नाबार्ड के द्वारा किसानों को दिया गया है और किसान उसी पैसे का उपयोग करके आज अपनी आमदनी दुगुनी कर रहे हैं। जी, किसान आंदोलन के सहारे कुछ बातें उन्होंने रखी है, खास करके सांकेतिक तौर पे सही कि किसान एमएसपी हो या किसान के को लेकर कैसे हम मदद कर सकते हैं सरकार, उस इशूज पे क्या खास रहा? बैंकर्स की भूमिका पे नाराजगी बिहार जैसे राज्यों
में भी देखी जाती है। झारखंड में भी उस तरीके का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देश स्तर पर किसान की जो राजनीति चल रही है, या मतलब जो आंदोलन चल रहा है, उस पर हेमंत सोरेन कुछ सांकेतिक तौर पे उन्होंने कुछ इशारा किया है क्या? जी, यदि इस आंदोलन की बात करें तो सीधे तौर पे नहीं, पर जो किसानों के लिए उन्होंने जरूर यह बात कही है। चाहे राज्य, क्योंकि यदि भारत देश की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देश के कई राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं, और ऐसे में जो लाभ उन तक पहुंचना चाहिए वह अब भी कई राज्यों में नहीं मिल रहा है। और यदि झारखंड के अलावे भी उन्होंने यह जिक्र जरूर किया है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, तो ऐसी कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए ताकि उनका जो है कह सकते हैं कि किसानों का उत्थान हो सके और उनकी उपज का जो उनको फायदा मिलना चाहिए वह अधिक मिले, राशि से अधिक मिले किसानों को। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने जोर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रांची से संदीप जुड़े हुए थे। अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। अब खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, अब जरा देखिए इस खबर को, पहले चीज़ों को समझिए कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है, 4 तारीख से स्कूल को खुलना है। गाइडलाइन सरकार की तरफ से आज जारी हो गई है कि जो भी स्कूल वाले हों, कोचिंग वाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जो जहां बच्चे खाते हैं वो जो रूम है, वो रूम मतलब खाना खाने का काम बच्चे स्कूल में नहीं करेंगे। खेलने वाली जगह पे थोड़ी सावधानी बरती जाएगी। इतना ही नहीं, सैनिटाइजर रहना जरूरी है, और सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य है। उसके अलावा जो क्लासरूम होंगे उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। चलिए, जरा मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब आलम से जानते हैं कि ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है मरगूब, उसमें खास क्या बात है? देखिए संतोष जी, इस गाइडलाइन में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला के जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को ये गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिया है कि जिस क्लास में 100 बच्चे हैं, वो अगर मंडे को हैं तो 50 बच्चे मंडे को आएंगे, वो बच्चे फिर वेडनेसडे को आएंगे, वो मंगल को नहीं आएंगे। इसी तरीके से ये पूरा चेन बना के रखना है। दूसरा, हर दिन स्कूल का और कोचिंग इंस्टीट्यूट का और क्लासरूम का सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां के प्रबंधन को करनी होगी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे ये क्या विश्वविद्यालय के कुलपति हो, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो। दूसरा, बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा, और सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज की तरफ से होगी। हालांकि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह आई है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में सैनिटाइजर की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर इसमें तकनीकी तौर पर दिक्कतें आएंगी स्कूल में, तो स्कूल में अधिकारी प्रोवाइड कराएंगे। उनको निर्देश दिया गया है कि वो खरीद के वहां प्रोवाइड करेंगे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना सहमति पत्र के कोई भी बच्चे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनको सहमति पत्र लेके आना पड़ेगा, और सहमति पत्र के साथ ही वो आएंगे। अब वो सहमति पत्र जिस दिन वापस लेके जाएंगे उस दिन से उनका आना बंद हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो मतलब सरकार की होशियारी देखिए, मतलब गार्जियन से सहमति पत्र लाइए कि अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों को कुछ स्कूल में हो जाए तो स्कूल प्रबंधक और सरकार जिम्मेवार नहीं होगा। ये सरकार है, कहती है हम जनता के वोट से चुनी हुई सरकार है, और जनता के प्रति कितने जिम्मेवार हैं जरा इन चीज़ों को समझिए। सहमति पत्र चाहिए गार्जियन का, मतलब गार्जियन लिख के दे दे कि हाँ हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, हम अपने कुछ भी होगा तो इसके लिए हमारी जिम्मेवारी होगी। ये किसकी चुनी हुई सरकार है? हमारी आपकी चुनी हुई, अपने हमारे आपके वोट से चुनी हुई सरकार है। लेकिन किसके साथ सरकार खड़ी है? स्कूल प्रबंधक के साथ खड़ी है, कोचिंग संस्थानों के साथ खड़ी है। उनको पहले से लिख के दे दीजिए कि कुछ भी हुआ तो हम जिम्मेवार होंगे, संस्थान, कोचिंग संस्थान और स्कूल जिम्मेवार नहीं होगा। यही डेमोक्रेसी है। चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे धनबाद। धनबाद के ऑटो रिक्शा वाले हड़ताल पे हैं, कोल नगरी में। क्यों हड़ताल पे है, इन चीज़ों को समझेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं धनबाद में ऑटो चालकों का हड़ताल। जी हाँ, कोल नगरी में ऑटो चालकों की हड़ताल है, हड़ताल का तीसरे दिन।
क्या वजह है, क्यों ऑटो चालक हड़ताल पे हैं और क्या उनका मांग है। ये काफ़ी मायने रखता है कि ऑटो चालक अगर हड़ताल पे चले जाए तो उसका कोल नगरी जैसे धनबाद जैसे शहरों में जहाँ हर मार्केट कम्प्लेक्स हो या संस्थान हो वो काफ़ी दूर दूर है। तो जरा हम इन ऑटो चालकों से को क्यों हड़ताल पे हैं ये जानने के लिए हम अपने धनबाद रिपोर्टर कन्हैया से बात करते हैं। कन्हैया, ये ऑटो चालक क्यों हड़ताल पे है? आज तीसरा दिन उनका हड़ताल है, क्या वजह है, किस वजह से ये लोग हड़ताल पे हैं? कन्हैया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब हम अगली खबर पर चलते हैं। वो खबर बात बड़ी है, बड़ी एक चोरी की घटना घटी है पाकुड़ में। चोर मालो माल हो गया है। जी हाँ, चोर भी मालो माल, चोर तो मालो माल होता ही होता है। जब चोरी करता है तो मुफ्त का माल उसे मिलता है, लेकिन ये चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है। 100 करोड़ों रुपए की चोरी का मसला है। और मसला ये है कि कोल खदान बंद था और लगभग 5 साल से बंद है, और उस कोल खदान में 100 करोड़ से अधिक की मशीनरी खड़ी है 5 वर्षों से। एक एक सामान की चोरी हो गई है। ट्रक की चोरी, ट्रक से सामान गायब है, हाईवा से सामान गायब है। मतलब आप देख रहे, तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इतने बड़े इलाके में फैले हुए इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके चोर ने किस तरीके से हाथ सफाई की है। लगभग 100 करोड़ के करीब की चोरी हुई है, और इस मामले में अब एक FIR दर्ज हो रहा है। सारी बेशकीमती मशीनें चोर धीरे धीरे करके बेच दिया। अब इस मामले में एक FIR दर्ज हुई है। ये सरकार और सरकार के द्वारा चलने वाले मशीनरी का एक नज़ारा आप देखिए, क्योंकि ये पैसे जनता के पैसे से ये फैक्ट्री चल रहा था। ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारियों के वजह से ये फैक्ट्री चल रही। वो जो भी राशि है, जो भी राशि का नुकसान हुआ है, वो जनता का राशि है। किसी बैंक में जो पैसे लोन लिए गए होंगे इस खदान को खोजने में, उनका नुकसान है। मतलब 100 करोड़ राशि की सब बेशकीमती मशीनों की चोरी हो गई है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ऑनर किलिंग, खगड़िया से ये खबर है। एक बाप भाई ने मिलकर अपनी बेटी और बहन की हत्या कर दी है। क्यों हत्या कर दी, जरा पहले इस प्रतिक्रिया के सहारे DSP की इस पर बाइट है, जरा उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं, फिर हम खगड़िया संवाददाता से बात करेंगे। इस मामले में लड़की के पिता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हम लोग गहराई से उसका छानबीन कर रहे हैं। उस लड़की का अपने बहनोई मीर मुमताज से अवैध संबंध था, मतलब जिसके चलते उसके परिवार के लोग नाराज रहते थे। और अभी तक जो बात सामने में आ रही है, उनके परिवार के लोगों के मिलीभगत से अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कराई गई है। कि यह घटना है और पिता और भाई ने भी मिलकर इसकी हत्या कर दी है बहन के। कहा यह जा रहा है कि इनका रिश्ता अपने जीजा के साथ इनका अवैध रिश्ता था। ये सवाल प्यार का है और प्यार में इस तरीके की हत्या। चलिए हमारे संवाददाता स्वतंत्र जुड़ चुके हैं खगड़िया से। स्वतंत्र, क्या है पूरा मसला, अगर हम जानना चाहें कि कैसे ये ऑनर किलिंग की घटनाएं हुई है और अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? देखिए संतोष जी, ये लड़की अपने बहनोई के घर पे ही पिछले 2 महीने से रह रही थी, और ये बोरने गांव से अपने गांव से शेरगढ़ लौट रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों के द्वारा इसको गोली मार करके हत्या कर दी गई। बाद में इसके लाश को जो है एक सुनसान जगह से बरामद किया गया है। परिजन, खास करके मृतका के पिता का कहना है कि उनके दामाद और बेटी के बीच से जब से रिश्ता टूटा, इसके बाद उनका जो दामाद है मीर मुमताज, उसकी छोटी बेटी से अवैध संबंध था, जिसको लेकर के अक्सर विवाद होता रहता था। तो ऐसा लग रहा है कि उसके दामाद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी छोटी बेटी चांदनी खातून की हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह अभी तक के पूछताछ में ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह ऑनर किलिंग का मामला है,
और लड़की की जो हत्या हुई है उसमें उसके परिजनों का हाथ होने का अंदेशा है। हालांकि पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि पिता और उनके अन्य परिवार के सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आशंका जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने मृतका के पिता को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया है। अभी 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है और जिन 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है उसमें ना तो मृतका के बहनोई का नाम है, ना ही परिवार के अन्य सदस्यों का, और पुलिस इस मामले में कुछ खास बोलने से इनकार कर रही है। धन्यवाद स्वतंत्र। मसला गंभीर है। पुलिस कह रही है ऑनर किलिंग, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं लड़की के पिता। कुछ न कुछ घालमेल है, जरा इस घालमेल को समझिए। यही बिहार पुलिस है। कहने को तो ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो रहा है लड़की के पिता के बयान पे 4 किसी और लोगों के खिलाफ, तो फिर उस केस को ऑनर किलिंग की तरफ मोड़ना कितना पुलिस के लिए कठिन होगा, ये एक बेहतर समझा जा सकता है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। इसी तरीके से एक और हत्या की घटना घटी है सुपौल में। एक मासूम की हत्या हुई, 13 बरस की लड़की की हत्या हुई है। हत्या की क्या वजह है, क्यों हत्या हुई इन बच्ची का, इन सब तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अपने संवाददाता सुपौल संवाददाता से हम बात करेंगे। क्या मसला है जो खबरें आ रही हैं कि लड़की की हत्या, वो भी नाबालिग लड़की की हत्या, और इस तरीके से जघन्य हत्या हुई है, अभी तक क्या प्रकाश में आया है? देखिए संतोष जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये 13 वर्ष का जो है वो बालक है। 13 वर्षीय बालक का हत्या हुआ है। कल देर शाम वो भोज खाने के लिए निकला था, गांव में ही भोज था, और उसी दौरान वो लापता हो गया। जिसके बाद देर रात तक, पूरी रात तक उसकी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं नहीं मिला। सुबह सवेरे नहर के पास से उसका लाश मिला है। जिस तरह से उसका शव मिला है उससे यही लगता है कि जघन्य रूप से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है। आंख पर भी घाव के निशान है और शरीर पर चाकू के निशान है। जिसके बाद वहाँ उनके परिजन पहुंचे लाश मिलने की सूचना पर, और उसका शिनाख्त किया गया है, और उसके बाद पुलिस सबको कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन परिजन अब तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है, न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरह से बालक की हत्या हुई है इससे परिजन जो है मर्माहत है, आसपास के लोग भी दहशतजदा है, और पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, जांच में जुट गई है। जी बात है कि ग्रामीण इलाके में 14 वर्ष के बच्चों की इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या, अमूमन इस तरह की घटनाओं के बाद काफ़ी दहशत का माहौल व्याप्त हो जाता है आसपास के इलाकों में। रात में बच्चे अब घर से निकलने से लोग, अभिभावक उनको रोकेंगे। अभी तक पुलिस के अनुसंधान में किन चीज़ों को पर पुलिस अभी तक ध्यान केंद्रित कर रखा है, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, जो अब तक जानकारी छन के आई है उसमें यही कहा गया है कि जब वो बालक भोज खा रहा था उसी दौरान किसी ने उसे आवाज दिया और उसके साथ वो चला गया। तो किसने आवाज दिया था उसको खोज रही है पुलिस, और लोगों का शक है कि जिसने आवाज दिया उसके साथ वो बच्चा हो लिया, तो वो उसकी पहचान की जा रही है कि कौन उसे बहला फुसला कर ले गया है। जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाती है तब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, और न ही परिजन किसी पर आशंका जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सुभाष जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये निर्मम हत्या की गई है। चलिए एक और इसी तरीके से हृदय विदारक घटना है रामगढ़ झारखंड से, और वहाँ भी कुएं में एक बच्चे की शव मिली है। जरा हम रामगढ़ संवाददाता से ही इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस के खिलाफ आक्रोश क्यों है। इस बच्ची की मौत के बाद बच्चा वो लापता था और उसके बाद उसका डेड बॉडी एक कुएं से मिलता है। पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। जरा हम समझना चाहेंगे कि क्या मामला क्या है पूरा, और क्यों पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो हर्ष, जो 8 वर्षीय जो बच्चा था, वो जब 3 दिन पूर्व जब वह लापता हुआ था तो इसकी शिकायत परिजनों ने जब अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों के यहाँ खोज लिया, और जब बच्चे नहीं मिल पाया तो इसकी शिकायत तत्काल उन्होंने बरकाकाना थाने में की थी। 3 दिन
गुजर जाने के बाद भी पुलिस पूरे घटनाक्रम में जो है बच्चा को खोजने में असफल रही। और आज चौथे दिन जब बच्चे का शव कुआं में तैरने लगा तब जो है स्थानीय लोगों के द्वारा उसे निकाला गया, पुलिस को इसकी सूचना दी गई और तब उसकी पहचान के रूप में हुई। सबसे बड़ी बात है कि हर्ष जो है घर से एक तरफ से कहे साइकिल लेके निकला था, छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए निकला था और उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। तो शुरुआती दौर से यानी 3 दिन पहले ही परिजनों को आशंका थी कि कहीं न कहीं उनकी बच्ची की हत्या तो नहीं कर दी गई है, क्योंकि बच्चा इतना अबोध भी नहीं था कि वह कुआं के पास चला जाए और कुआं में छलांग लगा दे या इस तरह की कोई गतिविधि हो सके। तो जो सबसे जो प्रशासन के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा जो बच्चे को खोजने, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 दिनों से बच्चा लापता था और परिजनों को गुस्सा इसी बात को लेकर है कि 3 दिनों से वो पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे थे कि हमारे बच्चा को सुरक्षित वापस लाइए। और जिस तरीके से बच्चे का डेड बॉडी मिला है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो कुआं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर सकते हैं। चलिए, इस बड़ी खबर के इस सेगमेंट को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।